हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ यशवी सिंह। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 की माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके सिलेबस का यह वीडियो लास्ट वीडियो होगा। यह बाजार संतुलन जो कि आपका लास्ट चैप्टर है, इसमें मैंने 2 वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा दिए हैं। उसमें मैंने बताया है कि बाजार मांग और बाजार पूर्ति की शक्तियों द्वारा कैसे संतुलन स्थापित होता है। दूसरे वीडियो में हमने बताया कि मांग और पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पिछले वीडियो में हमने अलग अलग देखा था, मांग का अलग प्रभाव देखा था, पूर्ति में अलग परिवर्तन देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मांग और पूर्ति दोनों में अगर एक साथ परिवर्तन हो तो संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप मेरा पिछला वीडियो भी देख सकें। आगे मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का MCQ शॉर्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो वह वीडियो भी आपको सर्वप्रथम उपलब्ध हो सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मांग तथा पूर्ति का एक साथ शिफ्ट। यहाँ शिफ्ट इसलिए लिखा गया है कि मांग में परिवर्तन या पूर्ति में परिवर्तन 2 तरह से हो सकता है। अगर एक ही मांग वक्र पर A से B बिंदु पर आते हैं तो इसे मांग में विस्तार कहते हैं। यहाँ मांग में वृद्धि हो रही है, लेकिन इस मांग में वृद्धि को क्या कहेंगे? मांग में विस्तार कहेंगे। जबकि अगर यह मांग दाईं तरफ शिफ्ट हो जाए तो इसे मांग में वृद्धि कहेंगे, और बाईं तरफ शिफ्ट हो जाए तो मांग में कमी कहेंगे। तो हमें ये शिफ्ट जो हो रहा है उसका बाजार संतुलन पर प्रभाव देखना है। मांग एवं पूर्ति दोनों में एक साथ परिवर्तन होने पर संतुलन कीमत पर इनका संयुक्त प्रभाव पड़ेगा। यदि मांग में अधिक परिवर्तन होता है तो मांग पक्ष अधिक प्रभावी होगा, यदि पूर्ति में अधिक परिवर्तन होता है तो पूर्ति पक्ष अधिक प्रभावी होगा। अर्थात मांग और पूर्ति में अगर एक साथ परिवर्तन होगा तो बाजार संतुलन पर दोनों का संयुक्त प्रभाव पड़ेगा। किसका प्रभाव अधिक होगा? मांग का प्रभाव अधिक होगा कि पूर्ति का प्रभाव अधिक होगा? यह निर्भर करेगा कि परिवर्तन किसमें अधिक है। अगर पूर्ति में परिवर्तन अधिक है तो पूर्ति का प्रभाव बाजार संतुलन पर अधिक होगा। अगर मांग में परिवर्तन अधिक है तो मांग का प्रभाव बाजार संतुलन पर अधिक होगा। तो हम इन सभी प्रभावों को 4 चित्रों द्वारा देखेंगे। आपकी बुक में 2 चित्र बनाए गए हैं, जिसमें समान अनुपात में मांग और पूर्ति में एक पहले वाले चित्र में आपने देखा होगा कि समान अनुपात में वृद्धि की गई है, मांग में भी और पूर्ति में, और दूसरे वाले में समान अनुपात में कमी की गई है मांग और पूर्ति में। हम क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि अगर पूर्ति की तुलना में मांग का प्रभाव अधिक है, मांग में परिवर्तन अधिक है, तो क्या असर होता है बाजार संतुलन। और दूसरे में देखेंगे कि पूर्ति का प्रभाव अधिक है मांग की तुलना में, तो बाजार संतुलन पर क्या अधिक प्रभाव पड़ेगा। तीसरे में देखेंगे अगर समान अनुपात में दोनों में वृद्धि होती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। और चौथे वीडियो में देखेंगे कि दोनों में समान अनुपात में कमी होती है तो बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मांग की तुलना में पूर्ति में अधिक अनुपात में वृद्धि। यदि वस्तु की पूर्ति में मांग की तुलना में अधिक अनुपात में वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत में कमी होगी तथा संतुलन मात्रा बढ़ेगी। इसका तात्पर्य है कि यदि वस्तु की पूर्ति में मांग की तुलना में अधिक अनुपात में वृद्धि होती है, अर्थात पूर्ति अधिक बढ़ती है और मांग कम बढ़ती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में संतुलन कीमत में कमी होगी और संतुलन मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। अर्थात पहले से कम कीमत पर अधिक मात्रा जो है खरीदी और बेची जाएगी, यानी डिमांड और सप्लाई होगी।
तो इसको हम चित्र द्वारा इसकी व्याख्या कर लेते हैं। चित्र द्वारा व्याख्या करेंगे। यहां पर हम मात्रा लेते हैं, क्वांटिटी, डिमांड एवं सप्लाई की, और वाई अक्ष पे कीमत। अब प्रारंभिक मांग और प्रारंभिक संतुलन को देख ले रहे हैं। यह आपका मांग वक्र है DD0 और ये S0 पूर्ति वक्र है। ई जो है ये दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, तो संतुलन ई बिंदु पर होगा, जिसके सापेक्ष कीमत P0 और मात्रा जो होगी वह Q0 होगी। अब हम ये देखते हैं कि पूर्ति में अधिक अनुपात में वृद्धि हो, अर्थात पूर्ति वक्र में जो वृद्धि होगी, पहले हम मांग में कर ले रहे हैं। ये मांग में हमने परिवर्तन की शिफ्ट किया, मांग दाईं तरफ शिफ्ट किया, अर्थात मांग में वृद्धि हुई है। तो ये हो गया आपका DD1। अब इसकी तुलना में हम पूर्ति में अधिक परिवर्तन करेंगे। तो जब पूर्ति में अधिक परिवर्तन करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे हम देखते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो नया मांग वक्र है और पूर्ति वक्र है वो एक दूसरे को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, काटेंगे, अतः नया संतुलन बिंदु ये आपका स्थापित हो जाएगा। अब आप ये देखेंगे कि प्रारंभिक संतुलन ई बिंदु पर है, जहां पे संतुलन कीमत P0 और संतुलन मात्रा Q0 है। अब जबकि मांग में वृद्धि होती है, मांग वक्र दाईं तरफ शिफ्ट होता है, और पूर्ति में भी वृद्धि होती है, दाईं तरफ शिफ्ट होती है पूर्ति वक्र, परंतु पूर्ति वक्र में जो वृद्धि है वह मांग की तुलना में कम है। साफ साफ आप देख सकते हैं कि मांग में हमने कम वृद्धि की और पूर्ति में अधिक वृद्धि दिखाई। तो ऐसी स्थिति में कम कीमत पर जो संतुलन कीमत होगी वो पहले से कम होगी, परंतु संतुलन मात्रा पहले से अधिक होगी। आप देख सकते हैं प्रारंभिक संतुलन मात्रा OQ0 और नया संतुलन मात्रा जो होगी OQ1। प्रारंभिक संतुलन कीमत OP0 और नया संतुलन कीमत OP1, अर्थात पहले से कम कीमत पर अब पहले से अधिक सप्लाई होगी। अब हम देखते हैं इसके विपरीत स्थिति को देख लेते हैं। पूर्ति की तुलना में मांग में अधिक वृद्धि कर लेते हैं। पूर्ति की तुलना में मांग में अधिक वृद्धि। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे, इसको पहले डायग्राम से समझा करके तब आपको बताते हैं कि क्या लिखना है, जिसे आप अगर रटना ना पड़े। पढ़ाई, अर्थशास्त्र की पढ़ाई इस ढंग से होनी चाहिए आपकी कि आपके दिमाग में अगर इसका चित्र बसा हुआ है, डायग्राम है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, उसको रटने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप डायग्राम के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप लिखेंगे, क्या लिखना क्या है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले प्रारंभिक मांग को दिखाएंगे
और प्रारंभिक पूर्ति को दिखाएंगे। इसको हमने DD0 किया, ये प्रारंभिक मांग हो गई, और इसको SS0 प्रारंभिक पूर्ति वक्र। दोनों का संतुलन हमने दिखा दिया ई बिंदु पर, जहां संतुलन कीमत फिर से P0 कर दिया और संतुलन मात्रा Q0। अब हमें यह दिखाना है कि पूर्ति की तुलना में मांग में अधिक अनुपात में वृद्धि करना है, तो पूर्ति को पहले बना लेते हैं। पूर्ति में यह वृद्धि हमने किया, अब मांग में इसकी तुलना में अधिक वृद्धि करते हैं। ये हमारा DD2 हो गया, ये SS2। भी आपके ऊपर है कि आप DD2 नाम रखते हैं कि SS2 नाम रखते हैं या 1 रखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, विश्लेषण आपका सही होना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि अब नया जो संतुलन स्थापित होगा, DD2 को SS2 यहां पर काटेगा, ये हमारा एक नया संतुलन G हो गया स्थापित, और नया संतुलन कीमत हमारा P2 और नया संतुलन मात्रा Q2। अब इसे आप देख करके आसानी से समझ सकते हो कि जब पूर्ति की तुलना में अधिक अनुपात में मांग में वृद्धि होती है, तो इसका परिणाम होता है कि पहले से संतुलन कीमत जो होती है वो पहले से अधिक होती है और संतुलन मात्रा भी पहले से अधिक होती है। ऐसी स्थिति में कीमत भी अधिक हो गई और मात्रा भी अधिक हो गई। इसमें लिखेंगे आप कि यदि पूर्ति की तुलना में अधिक अनुपात में मांग में वृद्धि होती है, तो इसका परिणाम यह होगा कि संतुलन कीमत पहले से अधिक होगी और संतुलन मात्रा भी पहले से अधिक होगी। जबकि पूर्ति में अधिक जब वृद्धि थी तो आपने देखा था कि संतुलन कीमत घट जाएगी और संतुलन मात्रा बढ़ जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि संतुलन मात्रा तो बढ़ गई, परंतु संतुलन कीमत बढ़ गई और संतुलन मात्रा भी बढ़ गई। अब हम तीसरी स्थिति को देख लेते हैं, जब दोनों में समान अनुपात में वृद्धि होती है। पूर्ति एवं मांग में समान अनुपात में वृद्धि। तो इसका परिणाम क्या होगा? बाजार संतुलन। तो इसको भी हम चित्र बना करके देख लेते हैं पहले। हालांकि आप पहले 2 लाइन इनके संदर्भ में जब नोट्स बनाएंगे या एग्जाम में लिखेंगे, तो पहले 2 लाइन लिखने के बाद तब चित्र बनाएंगे और चित्र का विश्लेषण करेंगे। ध्यान रहे कि इस तरह के क्वेश्चन नंबर आपको पूरा देते हैं, परंतु आपके चित्र और विश्लेषण दोनों सही होने चाहिए। तो यहां पर पहले हम क्या करते हैं, एक मांग वक्र, प्रारंभिक मांग वक्र बनाया और एक प्रारंभिक संतुलन वक्र, पूर्ति वक्र बनाया। अब देखते हैं, मांग वक्र हो गया, संतुलन नहीं, पूर्ति वक्र हो गया, और ये बिंदु पर आपका संतुलन हो गया, जहां एक दूसरे को ये काटते हैं। अब संतुलन कीमत P0 और संतुलन मात्रा Q0। यहां तक आप दोनों चित्रों में आपने व्याख्या किया था। अब अगर हम मांग में वृद्धि कर दें और
ठीक उसी अनुपात में पूर्ति में भी वृद्धि करें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस चित्र को यहाँ पे बढ़ाएंगे और फिर इसको स्पर्श करते हुए एक समानांतर रेखा खींचेंगे। इसके आसपास हम लोग एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। अब ये मिला, ये हमारा नया पूर्ति वक्र हो गया। जैसे जैसे हम कर दे रहे हैं इसको dd बढ़ रहा है। अब इस पे नया संतुलन मात्रा आपका ये हो गया, संतुलन मात्रा Q1 हो। तो इस चित्र की व्याख्या में आप लिखेंगे कि यदि मांग और पूर्ति दोनों में समान अनुपात में वृद्धि होती है, अर्थात मांग वक्र दाईं तरफ शिफ्ट होता है और पूर्ति वक्र भी दाईं तरफ शिफ्ट होता है और समान अनुपात में, तो ऐसी स्थिति में समान कीमत पर, कीमत में परिवर्तन नहीं होगा, कीमत समान रहेगी, परंतु पहले से संतुलन मात्रा जो है वो पहले से अधिक होगी। अब चौथी स्थिति देख लेते हैं। वृद्धि की जगह कमी करके देख लेते हैं। ये हो गई आपकी कमी। तो कमी का प्रभाव क्या होगा, इसको भी चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। फिर से वही प्रक्रिया करेंगे आप, प्रारंभिक मांग वक्र और प्रारंभिक पूर्ति वक्र बना लेंगे। अब दोनों में कमी करते हैं। कमी का तात्पर्य क्या है कि पूर्ति वक्र भी बाईं तरफ शिफ्ट होगा और मांग वक्र भी बाईं तरफ शिफ्ट होगा। तो ये मांग वक्र आपका समान अनुपात में करना है, तो पहले हम इस संतुलन कीमत को बना लेते हैं। P संतुलन कीमत हो गई P0 और Q0 संतुलन मात्रा है। अब हमारा नया मांग वक्र DD1 जो है, इसको समानांतर आप बनाएंगे स्केल के द्वारा। DD1 ये आपको ये दिखा रहा है कि बाईं तरफ शिफ्ट हो गया है, अर्थात मांग पहले से कम हो गई। अब पूर्ति को भी हम कम करेंगे और पूर्ति को उसी अनुपात में कम करेंगे। थोड़ा सा और नजदीक करेंगे ताकि जिसे ये आप दिखा सके कि नहीं समान अनुपात में कमी हुई। तो इस स्थिति में आप देखेंगे ये नया पूर्ति है, तो पूर्ति में बाईं तरफ शिफ्ट हुआ, मांग भी बाईं तरफ शिफ्ट हुआ और दोनों समान अनुपात में हुए, किसी में कम या अधिक नहीं। तो ऐसी स्थिति में अब संतुलन कीमत तो वही रहेगी, परंतु संतुलन मात्रा पहले से घट जाएगी। अगर वृद्धि हुई तो समान कीमत पर संतुलन मात्रा बढ़ जाएगी और अगर कमी हुई तो संतुलन मात्रा पहले से घट जाएगी। ये हमने देखा एक साथ मांग एवं पूर्ति का बाजार संतुलन पर प्रभाव। अब इसमें कुछ और टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, उसको हम MCQ जब इसका हल करेंगे तो उसके माध्यम से आपको समझाएंगे। जैसे इसमें आपको ये देखना था कि जो मांग के निर्धारक है, जैसे कि उपभोक्ता की आय बदल जाए, उपभोक्ता की रुचि बदल जाए या अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें घट बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी तरफ पूर्ति के भी कुछ निर्धारक हैं, जैसे लागतों में वृद्धि, नई तकनीक का आ जाना,
सरकारी नीतियां हैं, जैसे करारोपण में वृद्धि हो जाए, करों में कमी हो जाए, या सब्सिडी उत्पादन के साधनों को मिलने लगे, या उस उद्योग को कुछ सरकार सब्सिडी दे, तो ऐसी स्थिति में मांग एवं पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इनको थोड़ा लॉजिकल होकर के आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो वह वस्तु की मांग भी बढ़ाएगा। इसी तरह अगर लागत कम हो जाती है उत्पादक की तो क्या परिणाम होगा। तो उत्पादक की लागत कम होने पर वह कम कीमत पर पहले से अधिक पूर्ति करेगा, या उसी कीमत पर पहले से अधिक पूर्ति करेगा, क्योंकि लागत घटने के कारण उसके लाभ अधिक हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में कि सरकार ने करों में कमी की तो पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, या फिर पूर्ति पर नहीं बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ा। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई तो बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो किसी भी निर्धारक का प्रभाव उसकी मांग वक्र या पूर्ति वक्र पर पड़ेगा। तो दोनों में अगर आपने समझ लिया कि मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ा, पूर्ति वक्र का, तो हमने चारों स्थितियां दिखाई हैं कि मांग या पूर्ति में परिवर्तन होने का क्या प्रभाव बाजार संतुलन पर पड़ता है। तो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स आज समाप्त होता है। इसके बाद हर चैप्टर पे हम 2 MCQ का वीडियो आपको देंगे, जिसमें सारे MCQ हम लेने की कोशिश करेंगे, आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे, इसका न्यूमेरिकल हल कराने की कोशिश करेंगे। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आसानी से आप इन वीडियोस तक पहुंच सकें। धन्यवाद। आज का वीडियो यही समाप्त है।